सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आजकल एक बड़ा हाईलाइटेड इशू है जो कि हमारे प्यारे बलूचिस्तान के हवाले से है, मिसिंग पर्सनस का इशू। क्या लगता है कि ये इशू जो है जितना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, क्या ये उतना ही जेन्युइन है या नहीं? मिसिंग पर्सनल की जो बातचीत की गई है, मैं तो सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ कि अभी ये नौशकी का एक वाक़या हुआ, उसमें मज़दूरों को बस से उतारा और उनको जो है बहुत बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, और ये पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले थे। तो कहाँ ज़मीर जो है वो मर गया, या याद नहीं आया हामिद मीर साहब को, या जो है अशद तूर भूल गया, या फिर महरंग बलोच को यहाँ रंगबाजी नज़र नहीं आई, या यहाँ जो है वो तमाम जो व्लॉगर्स थे, जो वहाँ जो ब्लॉगर्स थे, जो ट्विटर के ऊपर जो है मौत पड़ी हुई थी लोगों को, आज किसने जो है वो वहाँ रैलियाँ निकाली, किसने जो है वो कहा कि बलोचों को बुला के जलसा करेंगे, तो वहाँ किधर खामोश हो गई ये? बिल्कुल मिसिंग पर्सनल हैं भाई, मिस हो जाते हैं ना। जब आप इंडिया में ट्रेनिंग लेने जाएंगे तो मिस तो हो जाएंगे। जब आप अपने घर वालों को बताएंगे नहीं, जब आप अपने इलाके वाले को नहीं बताएंगे, आप फरारी बन के जो है खड़े हो जाएंगे पहाड़ की चोटी के ऊपर, और आप वहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाएंगे, वहाँ इंडियन स्नाइपर राइफल्स के साथ जो है वो आप उनको मारेंगे, उनकी वीडियोस बनाएंगे, उनके आईईडी जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस लगा के उनके आप वीडियोस बनाएंगे। ये जो आप काम कर रहे हैं, और इसके लिए जब आपको वहाँ मार दिया जाता है, और जब जितना ये बड़े बड़े जालिम होते हैं, जब जिसका काम जितना हो जाता है उसके बाद उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है ताकि उसके पीछे आगे कोई सिलसिला ना रहे। फिर उनकी हड्डियां मिलती हैं, और फिर जब उनका डीएनए कराया जाता है तो पता चलता है ओहो, ये तो वो फलाना बलोच साहब थे जो मिसिंग हो गए, और वो मिसिंग होके उनकी हड्डियां जो उनके अपने लोगों ने गोली मार दी काम ख़त्म होने के बाद, जिसको कहते हैं ना एविडेंस मिटाना, और उसके बाद उनके हड्डियां वहाँ जो जानवरों ने खा पी ली या गल सड़ गई ना। वो क्या बदबख्ती है कि ना फातिहा ना दम ना दरूद, ये क्या मौत है। तो ये बलोच बेचारे शरीफ लोग हैं और बहुत मासूम भी हैं, भोले भी हैं। वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द सॉल्ट रेंज पॉडकास्ट। और आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है उनका तारुफ करवाने से पहले मैं आपको कुछ बताती चलूँ, और वो ये है कि मैं और मेरी जनरेशन के जितने भी यंग लोग हैं उनके लिए जब हिम्मत, बहादुरी और पाकिस्तान के लिए कुछ करने वालों के नाम जब आते हैं तो उनमें सरे फहरिस्त एक ही नाम हमें नज़र आता है, और वो है जनरल हमीद गुल साहब का। आज भी उनकी बहुत सारी खिदमात जो हैं वो कौम और मुल्क के सामने हैं। आज उन्हीं की साहिबजादे हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं कि उनका ये सफ़र किस तरह से गुजरा और अब्बा से वो कितने इंस्पायर्ड है। सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और बात वहीं से शुरू करूँगी कि अब्बा से कितने इंस्पायर्ड थे, किस तरह वो आपके लिए रोल मॉडल रहे, या आपने रोल मॉडल चेंज कर लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, और बड़े अच्छे कलमात आपने मेरे वाले साहब के लिए कहे। और रोल मॉडल यकीनन देखें, अगर रोल मॉडल की बात करें तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा मुझे कोई रोल मॉडल नज़र नहीं आता, ये एक हकीकत है। लेकिन ज़ाहिर है हमारी तो मुलाकात नहीं हुई और हम इतने खुश नसीब तो नहीं हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके पैरोकार जो उनके अमल करते रहे, उनकी तकलीद करते रहे, मेरे ख़्याल है कि मैंने अपने वालिद को बहुत अच्छा पाया, और यकीनन वो मेरे रोल मॉडल हैं। और ना मैं रोल मॉडल तब्दील करता हूँ, क्योंकि वालिदैन तब्दील नहीं हुआ करते वालिदैन वही रहा करते हैं। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जिस शख्सियत को पर पूरे पाकिस्तान को फ़ख्र, आलम इस्लाम को फ़ख्र है, तो मेरे लिए तो बिल्कुल यकीनन ये बाइस इज़्ज़त व तकरीम है। और रोल मॉडल तो आप अगर कहें तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि अमल करने वाले आदमी। मतलब अगर कहा कि झूठ नहीं बोलना, तो घर में सारी ज़िंदगी झूठ नहीं बोला, मैंने कभी नहीं सुना। और हमें एक ही बात पे जो है ना ठीक ठाक टुकाई हुआ करती थी, झूठ बोलो तो बस मार पड़ती थी, फिर उसके ऊपर फिर कोई बख्शिश नहीं होती। ये जो फौजी घराने होते हैं, ये मेरे ख्याल से एक असूलत है। आज मेरे अब्बा जो है उनके पास ना उन्होंने एक डंडा रखा हुआ था, तो उसका नाम उन्होंने मौला बख्श रखा था। हम कोई भी गलती करते तो मारते नहीं थे, बस वो ना डराने के लिए। नहीं, हमें मलाका कैन, वो जो फौजियों की मलाका कैन होती है, बाय द
मतलब ये उसकी स्टोरी ये है कि वो मलाका केन सिर्फ 19 लांसर्स के पास है, उसकी 19 नॉट्स हैं। वो मलेशिया के अंदर एक जगह मलाका है, ये जो आप फौजियों को यूज़ करते देखती हैं, इवन आर्मी चीफ भी यूज़ करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये सिर्फ ऑथराइज 19 लांसर्स को, क्योंकि उसमें 19 नॉट्स होती थी। वो एक 19 लांसर्स का एक सीओ था पुराना अंग्रेज, तो वो बर्मा फ्रंट के ऊपर वहाँ मौजूद था, तो वो उसको बर्मा के बाद फिर वहाँ मलाका भिजवा दिया। तो वहाँ से उसने वो एक स्टिक ले ली और इस्तेमाल करना शुरू कर दी, और फिर ब्रिटिश आर्मी ने उसको इजाज़त दे दी कि आप जो है वो इस्तेमाल कर लें। फिर वो 19 लांसर जब पाकिस्तान बना तो वो हमारे पास आ गई, और वो इस तरह से वो मलाका केन के जो निशान थे वो पूरे उसके साथ नॉट्स वाले भी पढ़ते थे। तो इसलिए मुझे मलाका केन ठीक ठाक पड़ी है। अच्छा, अब्बा जी उसी तरह से सख्त थे और बड़े ही मतलब असूल पर रस थे, या मतलब ठीक है कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन दे देते थे कि नहीं बेटे जो करना है करो? बहुत मोहब्बती थे, किसने कहा सख्त थे, लेकिन तरबियत के मामले पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। नहीं, तरबियत जो है आपको अपने नमाज रोज़ा करना, आपके जो तालीमात मशरकी रवायात के अमीन थे वो, और साथ ही साथ ये है कि अगर आपने कोई झूठ वूठ बोला या कोई ऐसे माशरती बुराई के अंदर, देन देयर इज़ नो, मतलब फिर कोई स्पेयर वाला लफ्ज़ जो है नहीं था उनके। अच्छा, वालिदा भी ऐसी थी, क्योंकि हमारे घरानों में ये होता है कि अब्बा अगर बड़े सख्त हो ना तो अम्मी कहती हैं कि छोड़ देना, बेटा है, जवान खून है, बस कोई बात नहीं। ये जुमले अक्सर सुनने को मिलते हैं। यानी वो कहती थी कि नहीं, जहाँ पे असूल की बात है वहाँ पे बस जो मर्जी करें। अम्मी अबू बड़े दोनों ज़बरदस्त असूली लोग थे, और मेरी अम्मी बहुत वेल रेड खातून थी, और अल्फ लैला हज़ार दास्तान, एक जिसको हम अलिफ लैला कहते हैं, वो असल उन्होंने पढ़ी थी, और वो 3 मज़दूर उठा के लाए थे, इतनी बड़ी किताब थी वो। तो और वो पढ़ती भी थी, वो डबल बेड जो होता था, वो बंक बेड, उसके ऊपर बैठ के, क्योंकि उसका तो और आँख ही इतने बड़े बड़े थे, मतलब मेरे कद से तो बड़े 6 फुट से ज़्यादा की वो किताब थी, तो वो कहीं से बस वो लेके आई थी, तो वो इस तरह से पढ़ती थी। और तरबियत के मामले पे, मौलवी साहब के मामले पे, जब हम डंडी मारते थे तो पाइप लेके जो लॉन वाला पाइप होता था उसी से ठोक दिया जाता था। यानी घर में तमाम हथियार मौजूद थे। हथियार बड़े ठीक ठाक थे। एक दफ़ा क्या हुआ कि वो, मैं अगले दिन किसी को किस्सा सुना रहा था कि कराची के अंदर हम लोग गए, तो ज़ाहिर है पिंडी से भाई लोग गए हुए थे, तो अब पिंडी जो है 7 बजे जो है ये सड़कों पे कुत्ते भौंकने लगते थे, क्योंकि अब बिल्कुल सुनसान होता था। तो पिंडी के अंदर हम लोग गए, तो कराची गए, वहाँ कज़न की शादी थी मेरे खालाजाद की, तो मैं वहाँ हम लोग चले गए, सारे बच्चे जो दूसरे कज़न आए हुए थे उनके साथ चले गए मौज मस्ती करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, और जो है वो रात कोई 1:30 बजे आए। अब वो फौजी मैस था, उसके अंदर वो एक तो स्टोरी नीचे थी और एक स्टोरी ऊपर थी, तो उसके आगे एक बैल्कनी सी थी, तो अबू यूँ खड़े थे और अम्मी खड़ी थी रात 1:30 बजे, बहनें भी मेरे साथ थीं, तो वो अबू देख के ना यूँ मुस्कुराए हमें ना, तो मैं जल्दी से गया, मैंने कहा मोहब्बत से मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा। मैं जाके जो गया करीब उन्होंने एक सन्नाटेदार दिया। मैंने बाद में अम्मी को कहा, मैंने कहा वो तो मुस्कुरा रहे थे, मुझे क्या मालूम कि वो शिकार देख के मुस्कुरा रहे थे। और वो पड़ी क्यों, वजह नहीं मालूम भाई, रात 1:30 बजे आ रहे हैं हम लोग, रात 9 बजे के बाद। अच्छा। हमारा तो असूल था मगरिब के बाद। आज भी आप यकीन माने कि मुझे जब से कहीं सरकारी काम पे या अपने जो मेरे ऑफिशियल काम होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं या दीगर होते हैं, मैं जाता हूँ, लेकिन दिल में मेरे खटका रहता है कि ये मगरिब का वक्त हो चुका है, और मुझे अभी हुक्म ये था कि अल्लाह अकबर मौलवी साहब ने बोलना है, तो उससे पहले घर में मौजूद हूँ। ये नहीं है कि नमाज़ अज़ान हो रही है। तो ये कुछ मेरे ख्याल में बेगम तो इस पे बड़ी खुश होंगी कि बड़ी अच्छी बातें थी। नहीं, ये बड़ी अच्छी बातें थी मेरे ख्याल में, और मैं भी अपने बच्चों की तरबियत कोशिश यही करता हूँ। उनको खैर आजकल के बच्चों को तो सख्ती नहीं की जा सकती, वो तो फिर नए नए टेंट्रम्स शुरू हो जाते हैं, लेकिन यह है कि मेरी बेगम मेरी खालाजाद है। अच्छा। और मेरे अब्बू की ही पसंद है, वो लेके आए थे, मेरी अम्मी नहीं, मेरे अब्बू लेके आए थे। तो लेकिन यह है कि अल्लाह के शुक्र है हम अपने घर में अपने माँ बाप की जो अच्छी रवायात हैं उनको कायम रखे भैया जी। दैट्स वंडरफुल। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अब्बा जी सख्त भी थे, कहीं पे नरमी, कहीं पे प्यार, कहीं पे मोहब्बत, ये सारी चीज़ें का सिलसिला जो है वो चलता आ रहा था। आप भी अपनी औलाद के साथ इसी तरीके से वही जो नॉर्म्स और वैल्यूज़ थे उन्हीं को कैरी किया हुआ, या चेंजेस आ रही हैं बीच में? कोशिश करता हूँ कि वही रखे, क्योंकि अक्सर जब मेरी वाइफ के साथ भी बात होती है तो वो कहती है खाला खालू ने ये कहा था, आप कैसे कह सकते हैं? तो मतलब वो चेक एंड बैलेंस मौजूद है। फिर वो या फिर ये कहती है कि ये तो मुलाजिम खालू ने रखा था, आप तो निकाल ही नहीं सकते।
तो वो मतलब सीधी सीधी बात फिर हमें पता है कि अच्छा जी, जैसे बड़ी ईद करने जाना है तो गांव में जाना है, क्योंकि वहाँ अम्मी मेरी देगें वगैरह देती थीं, गरीबों में जो है वो गोश्त वगैरह तकसीम करना। तो मतलब वो रवायत हम तोड़ नहीं सकते। कुछ हमारे ऊपर बाइंडिंग्स हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। इवन ये हुआ कि हमारे माली को वो आता नहीं था, बार बार मतलब वो सारा लॉन ख़राब हो रहा है और मुझे बागबानी का अबू से इनहेरिटेंस में शौक़ मिला है, तो वो बागबानी के लिए अब वो बेड़ा गर्क हो रहा था लॉन का। तो मैंने कहा कि निकल जाओ। उसने कहा सर आप मुझे नहीं निकाल सकते, मुझे जनरल साहब ने रखा हुआ है। अब मैं खामोश हो गया। मैंने कहा यार बात तो सही कह रहे हैं, कुछ भी नहीं हो, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो मतलब हम वी आर बाउंड, हम हैं उसके अंदर और हम एंजॉय करते हैं इसको। अच्छी बात। लेकिन शायद इतना टाइम मैं बच्चों को ना दे पाता हूँ जितना मुझे देना चाहिए, या जितने मेरे वालिदैन ने दिया। जो भी था टाइम, अबू की तरबियत, अम्मी की तरबियत बड़ी ज़बरदस्त थी, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, और इस बात को पूरी दुनिया मानती है। और अबू से एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं कहीं जा रहा था, कभी मुझसे कोई मैं टिप वगैरह मुझे नहीं देते थे, तो मैं एक कोई इंटरव्यू देने जा रहा था, तो मैंने कहा कि अबू वो फ़लाना क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ है, फ़लाने आदमी का नाम, और उसके बाद तो फिर मुझे जाते हुए कहने लगे कि कोई तुझे ऐसा आदमी मिलेगा नहीं दुनिया के अंदर जो पूरे गूगल को तेरे सामने जो है मुट्ठी के अंदर ला के रख दे। एंड आई स्टिल बिलीव, वाकई ऐसा आदमी नायाब हो गया। गूगल में भी ऐसी बात नहीं थी। अबू की अंग्रेज़ी इतनी अच्छी थी कि डिक्शनरीज में भी नहीं मिलती थी। और उसके बाद अच्छे मुझे याद है ISI में जब चीफ थे, तो अक्सर अंकल हमें फ़ोन किया करते थे जो मेजर जनरल रैंक के थे। वो कहते थे कि वो बेटा ज़रा ये पूछ लो कि ये जनरल से मतलब क्या है, क्योंकि मैंने 4 मुख्तलिफ डिक्शनरी तलाश की हैं, उसके अंदर ये मतलब नहीं मिलता। क्योंकि वो अब्बू ने कहीं पुरानी डिक्शनरीज, तो मैंने अब्बू से पूछा आपको कैसे आती हैं, तो कहा कि जब मैं PMA गया तो मैं एक गाँव के घर से गया था, कच्चे मकान में पैदा हुआ था और टाट के स्कूल में पढ़ा था, बल्कि टाट भी नहीं होता था वहाँ। तो कहा कि जब मैं PMA गया तो वहाँ सारे लोग बड़े अच्छे अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग थे। वो एक ब्रिगेडियर साहब थे, बाद में ज़फ़र हयात साहब, उनके भाई जो है वो गवर्नर KP भी रहे, अमीर गुलिस्तान जंजुआ साहब, तो वो तो बड़े अच्छे फैमिली उनकी, सारे अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग थे। तो कहते थे मुझे बड़ा एम्बैरेस होता था कि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती थी। कहते हैं फिर मैंने डिक्शनरियों की डिक्शनरियाँ याद कर लीं, और उनकी फ़ोटोजेनिक मेमोरी थी। 27,000 टेलीफोन नंबर उनके फ़ोन में थे, सब याद थे। अब ये देखिए उन्हीं लोगों की मेमोरी है। हम जैसे लोग तो बस कल किसी से मिलते हैं, 2 दिन बाद हमें भूल जाते हैं, नाम भी भूल जाता है। अच्छा, वो उनको एड्रेस कभी नहीं भूलता था, टेलीफोन नंबर नहीं भूलता था। मेरी अम्मी को कोई किसी आस पड़ोस रिश्तेदारों जो नेबर्स, उनके बच्चों की भी बर्थडेज और जो डेथ एनिवर्सरीज या उनके जो शादी की सालगिरहें सब याद होती। मतलब बेगम तो उनसे फिर कभी खफा ही नहीं हुई होंगी ना। आपको एनिवर्सरी याद है, अम्मी अब्बू मिसाली मियाँ बीवी दोनों इंतहाई वफादार एक दूसरे के, और ख़ास तौर पे मेरी अम्मी को 33 लॉन्ग ईयर्स कैंसर रहा और मल्टीपल टाइप के कैंसर हुए। 1700 के करीब उनके जिस्म पे टांके थे। मेरे अब्बू ने हमेशा उनका हाथ पकड़े रखा, हौसला दिया, और कभी भी किसी प्रोग्राम को कैंसिल किया तो उनकी वजह से किया कि जी वो, और बस वो स्पेशली एक वैन टाइप की गाड़ी ली कि मैं जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, तो इसको अफसर को, उनका नाम अफसर शहनाज था, तो अफसर को जो है वो तकलीफ़ ना आए, तो वो कंफर्ट लेवल गाड़ी की वो ज़रा रिक्लाइनिंग सीट्स थी, तो उसके अंदर अम्मी को लिटा के लेके जा। अम्मी कहती थी मुझे क्या ज़रूरत है ले जाने की गुल, तो कहते थे नहीं बस तूने जाना है। और ये मिसालें देखें उसी वक्त में मिलती थी। अब हमारे रिलेशंस में वो चीज़ें नहीं रही, उस तरह की मोहब्बत, हाँ उस तरह की, और अल्लाह ताला ने उस मोहब्बत को एक्नॉलेज किया। अब्बू मेरे जो है, जहाँ अब्बू की तदफीन है आर्मी ग्रेवयार्ड के अंदर, जहाँ शोहदा का कब्रिस्तान है, अल्लाह ने उनको शहीदों के वहाँ जगह पे दिया। मेरी वालदा वाहिद ख़ातून है जिनके अम्मी हमेशा कहती थी कि मुझे वालिद के साथ ना दफनाना, मुझे जो है वालिद के बराबर में ना करना, उनके पैरों में जगह देना। उनके पैरों में जगह मिली, शहीदों की कब्रिस्तान में पहली ख़ातून है,
बड़ी मुजाहिदीन की उन्होंने खिदमत की। उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उनको वहाँ जगह दी। तो कहा कि कतबा भी ऊपर नहीं लगाना, वो भी नीचे लगाना। हालांकि आजकल में हम देखें तो मर्द और ख़वातीन जो है वो एक दूसरे के साथ बराबरी चाहते हैं। औरत कहती है कि नहीं, मुझे मर्द के नहीं, वो हमेशा जब अब्बू के कहने पे तो वो इस हद तक थी कि मेरी अम्मी को जो है डायबिटिक हो गई, वो कैंसर की वजह से जब दवाइयाँ दी तो उसकी वजह से इनहेरिटेंस में नहीं था, लेकिन उसके रिएक्शन के अंदर जो है उनको हो गया। तो जब वो एक दफ़ा अब्बू ने किसी से सुन लिया कि जो गन्ने के जूस में उस पीने से शुगर पेशेंट्स को शुगर नहीं बढ़ती, तो कहा कि चलो टेस्ट करते तो कहा, अम्मी को कहा कि पहले अपनी इंसुलिन चेक कर। लाहौर में वो लिबर्टी मार्केट में बिल्कुल साथ करके बड़ा अच्छा वो शीशे का कियोस्क है, उसके अंदर बड़ा साफ़ सुथरा गन्ने का जूस देता है। तो वहाँ गए हुए थे तो कहा कि उन्होंने कहा गुल तुम मुझे मरवा दोगे तो कहा कि नहीं कुछ नहीं होता। कहती हैं जो होना है हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा हुक्म नहीं टाल सकती। तो फिर वो पहले शुगर टेस्ट की और साथ दवाइयाँ वगैरह रख ली, हालांकि अम्मी इंसुलिन पे थी। तो दवाइयाँ वगैरह रख के उसके बाद उनको कहा कि जी टेस्ट कराओ। टेस्ट किया, पूरा गन्ने का जूस पिया, उसके बाद फिर टेस्ट किया, कोई शुगर नहीं बढ़ी। थोड़ी देर बाद फिर किया, सब ठीक ठाक रहा। तो ऑल वेल, बचत हो गई। अच्छा, आगे बढ़ते मुझे बताइएगा कि जो वालिद का मिशन था वही लेके आगे चल रहे हैं आप, बल्कि आपने तो अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी की भी बनाई हुई है, तहरीक जवानान पाकिस्तान, और कश्मीर में भी सेम जो है वो चल रही है, और इसके साथ साथ आपका रिसर्च सेंटर भी है मीसाक के नाम से। इनकी क्या हिस्ट्री है, इनके पीछे की कहानी क्या है? बड़ी इंटरेस्टिंग है भाई। ये तो जो तहरीक जवानान पाकिस्तान है, बेसिकली ये जवानान पाकिस्तान मेरे वालिद का ही दिया हुआ नाम है। ये उनकी ज़िंदगी में बना ली थी, लेकिन पॉलिटिकली रजिस्टर नहीं कराई थी। तो मैंने अब्बू से एक दफ़ा पूछा था, ऑल्दो ही वॉज वेरी मच अगेंस्ट द पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्सेट्रा। तो मैंने कहा कि अब्बू फिर कैसे तब्दीली लाएं बग़ैर उसके? तो कहा कि नहीं, किसी स्टेज के ऊपर जो है आपको कोई पार्टी तो बनानी पड़ती है, सो दैट पीपल शुड कम एंड वो आपके साथ जुड़ जाएं और कोई रास्ता। लेकिन जो इक़्तिदार की सियासत है वो बड़ी एक अजीब सी सियासत है, तो उसके ऊपर उनका मुख्तलिफ ज़हन था। बहरहाल तो एग्जैक्टली उनकी पॉलिसी को, उनके नज़रिए को लेके चल रहा हूँ। देखिए, उनके जाने के बाद मेरे पास दो ऑप्शंस थी, या मैं मुल्क से बाहर चला जाता और या मैं एक गुमनामी की ज़िंदगी गुजारता, या मैं उनकी मुआशी विरासत का जो है वो हकदार, जो कि मैं वैसे भी हूँ, तो मैं वो बन जाता और बस बात ख़त्म हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जिसके वालिद जनरल हमीद गुल हो ना, उनका बेटा इतना गाफिल नहीं हो सकता। मैंने फ़ैसला किया कि हमेशा मेरे वालिद एक बात कहते थे कि मैंने कसम खाई है, और वो कसम जो है वो पीएमए में जो पाकिस्तान की दिफा के लिए खाई थी, वो मेरी वर्दी उतरने से जो है वो ख़त्म नहीं होती, साकित नहीं होती। बूट्स मैंने पहने हुए हैं, आई हैव शेड माई यूनिफॉर्म बट द बूट्स आर स्टिल ऑन। तो वो मेरी कसम जो है मेरी आखिरी सांस तक चलेगी, और कौम गवाह है, उन्होंने निभाई अपनी कसम। वो उनका बेटा जिंदा है, वो कसम कैसे टूट जाएगी? नो, मेरे जीते जी। वंडरफुल, बहुत खूबसूरत कि आप उन्हीं के मिशन को लेके जो है वो आगे चलते जा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी। और मिसाक रिसर्च सेंटर जो है वो तो देखें, मिसाक जो मेरा एक थिंक टैंक है, बुनियादी तौर पे ये भी अब्बू के ज़माने में अब्बू के ही दिया हुआ नाम है, मिसाक मदीना से है ये। और बेसिकली इसका मतलब ये है कि मक्का अलायंस फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन, एक इसका जो है कोवेनेंट फॉर पीस जो आप कह सकते हैं। तो मकसद यहाँ ये है कि इसके अंदर जो हमारे इलाकाई ख़िताई जो मुश्किलात हैं, इसके अंदर दहशत गर्दी है, दीगर मामलात हैं, इंडिया का मामला है, कश्मीर का है, उनके ऊपर हम रिसर्च करते हैं, सेमिनार्स कराते हैं। किसी से कोई पैसा नहीं लेता, मैं अपने ओन के ऊपर करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस पाकिस्तान ने हमें दिया है। मैंने आपसे कहा मुआशी विरासत के साथ साथ नज़रियाती विरासत को मैंने कबूल किया है और उस पर फ़ौक़ियत दी है। तो इसलिए मैं इससे पहले अल जज़ीरा कतर के अंदर जो है उनके थिंक टैंक को हेड करता था, जो उनका, और मेरे रिसर्च पेपर्स जो थे वो इवन प्रेसिडेंट बराक ओबामा जो है वो पढ़ते रहे। और स्ट्रैटकॉम एक बहुत बड़ा इदारा है, उनका थिंक टैंक है, ब्रुकिंस इंस्टीट्यूट है। मेरे वो कभी भी रीप्रोड्यूस नहीं करते किसी का आर्टिकल, मेरे आर्टिकल्स रीप्रोड्यूस हुए। और मेरा एक आर्टिकल जो था जिसमें मैंने ये लिखा था कि ब्लैक मैन इन वाइट हाउस,
तो वो उसके ऊपर बराक ओबामा ने जो है वो बड़ा उसके ऊपर एतराज़ किया और कहा कि जी बाकी तो सारा ठीक है लेकिन ये रेसिस्ट तुमने बोल दिया। मैंने कहा यू हैव टू सेटल डाउन अफगानिस्तान, अदरवाइज यू विल शट ऑल द डोर्स ऑफ वाइट हाउस फॉर द ब्लैक मैन। वंडरफुल, बहुत अमेजिंग। आपने जिस तरह से बात की कि जो आपका मिसाक रिसर्च सेंटर है उसमें पीस की बात होती है, जितने भी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर डिस्कशन होती है, उनके ऊपर रिसर्च बाकायदा तौर पे की जाती है। आजकल एक बड़ा हाईलाइटेड इशू है जो कि हमारे प्यारे बलूचिस्तान के हवाले से है, मिसिंग पर्सनस का इशू। क्या लगता है कि ये इशू जो है जितना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, क्या ये उतना ही जेन्युइन है या नहीं? बड़ा इंटरेस्टिंग है मिसिंग पर्सनल का। देखें, मेरी वाइफ भी बलूचिस्तान से है और मेरी वालदा भी बलूचिस्तान से हैं और मेरा आधा ख़ानदान, मेरा जितना भी नानका है वो बलूचिस्तान का है। और बलूचिस्तान मैं बचपन से लेके अब तक हर साल में 2-3 दफ़ा तो ज़रूर जाता हूँ और वहाँ क्रिस क्रॉस मैं बलूचिस्तान फिरा हूँ, पूरा एक एक जगह पे फिरा हूँ। मुझे आप नाम लेंगी तो मैं आपको वहाँ बताऊँगा कि मैं वहाँ जानता हूँ, दोस्त भी हैं वहाँ। मिसिंग पर्सनल की जो बातचीत की गई है, मैं तो सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ कि अभी ये नौशकी का एक वाक़या हुआ, उसमें मज़दूरों को बस से उतारा और उनको जो है बहुत बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और ये पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले थे। तो कहाँ ज़मीर जो है वो मर गया, या याद नहीं आया हामिद मीर साहब को, या जो है अशद तूर भूल गया, या फिर महरंग बलोच को यहाँ रंगबाजी नज़र नहीं आई, या यहाँ जो है वो तमाम जो व्लॉगर्स थे, जो वहाँ जो ब्लॉगर्स थे, जो ट्विटर के ऊपर जो है मौत पड़ी हुई थी लोगों को, आज किसने जो है वो वहाँ रैलियाँ निकाली, किसने जो है वो कहा कि बलोचों को बुला के जलसा करेंगे, तो वहाँ किधर खामोश हो गई ये। असल मसला यहाँ ये है कि इसको बढ़ा चढ़ा के ये इसकी पूरी दास्तान है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। मैं बचपन से अपने वालिद के साथ वो सैरबीन प्रोग्राम सुनता था, बल BBC का एक वो बब्बू का एक बड़ा रेडियो सा था, वो कभी खुश खुश करता था। बाद में सैरबीन जो है वो फिर उसके ऊपर आ गया, फ़ोन के ऊपर आ गया, तो बड़ा मज़ा आ गया, वो फिर आवाज़ करती नहीं थी। अब तो खैर वो प्रोग्राम बंद हो गया। सैरबीन पे पूरी दुनिया में कुछ हो गया, जैसे अभी हालिया इसराइल और वो ईरान तनाज़ा चल रहा है, तो लोग ज़ाहिर है प्रायोरिटीज़ वो हैं, लेकिन सैरबीन भूलता नहीं था बलूचिस्तान के ऊपर कोई ना कोई बात करना। उनका एक इंटरेस्ट था वहाँ और वो इंटरेस्ट बड़ा नज़र आ रहा है वाज़े। और वो कभी बलोच सरदारों के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे जो कि टायरेंट हैं अपने लोगों के लिए। वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि वो जो 35 करोड़ रुपया फ़ी MNA और MPA मिलता है डेवलपमेंट के नाम पे हर साल, वो कहाँ जाता है। 35 करोड़ हर MPA को मिलता है और MNA को ज़्यादा मिलता है बलूचिस्तान के, और इसी तरीके से जो सैनिटर्स हैं या बाकी उनके लिए अलहदा जो डेवलपमेंट फंड्स हैं वो मुख्तस हैं। उसके ऊपर कोई नहीं बात करेगा। वहाँ जो अकूबत खाने बनाए हुए हैं, अभी आपको याद है PDM की हुकूमत थी तो एक साबिक मिनिस्टर थे, उनके घर में बाकायदा पर प्राइवेट जेल बनी हुई थी। वीडियोस पूरी दुनिया ने देखी, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। इसके ऊपर मरोड़े नहीं उठनेंगे, इसके ऊपर कोई लॉन्ग मार्च नहीं आएगा, इसके ऊपर कोई, वो जो बेचारे शहीद हो गए पंजाब के गए हुए मजदूर, उनका। दूसरी बात यह है कि मिसिंग तो है, बिल्कुल मिसिंग पर्सनल हैं भाई, मिस हो जाते हैं ना। जब आप इंडिया में ट्रेनिंग लेने जाएंगे तो मिस तो हो जाएंगे। जब आप अपने घर वालों को बताएंगे नहीं, जब आप अपने इलाके वाले को नहीं बताएंगे, आप फरारी बन के जो है खड़े हो जाएंगे पहाड़ की चोटी के ऊपर और आप वहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाएंगे, वहाँ इंडियन स्नाइपर राइफल्स के साथ जो है वो आप उनको मारेंगे, उनकी वीडियोस बनाएंगे, उनके IEDs जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस लगा के उनके आप वीडियोस बनाएंगे। ये जो आप काम कर रहे हैं, और इसके लिए जब आपको वहाँ मार दिया जाता है, और जब जितना ये बड़े बड़े जालिम होते हैं, जब जिसका काम जितना हो जाता है उसके बाद उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है ताकि उसके पीछे आगे कोई सिलसिला ना रहे। फिर उनकी हड्डियां मिलती हैं और फिर जब उनका DNA कराया जाता है तो पता चलता है ओहो, ये तो वो फलाना बलोच साहब थे जो मिसिंग हो गए, और वो मिसिंग होके उनकी हड्डियां जो उनके अपने लोगों ने गोली मार दी काम ख़त्म होने के बाद, जिसको कहते हैं ना एविडेंस मिटाना, और उसके बाद उनके हड्डियां वहाँ जो जानवरों ने खा पी ली या गल सड़ गई ना। वो क्या बदबख्ती है कि ना फातिहा ना दम ना दरूद। ये क्या मौत है
तो ये बलोच बेचारे शरीफ लोग हैं और बहुत मासूम भी हैं, भोले भी हैं। मैं आपको बताऊं कि 2005 में 2009 में मैं गया चमालंग की तरफ। ये माइनिंग का एरिया है और आप जब रखनी से जाएं तो इधर लोरलाई की जानिब तो लेफ़्ट पे चमालंग की माइंस आती हैं, कोयले की माइंस हैं। मरियों का इलाका फिर शुरू हो जाता है। 2 मरी आ रहे थे तो हम भी जा रहे थे, तो उन्होंने गाड़ी रोकी और कहा कि पानी है, अपनी ज़बान में बोला। तो मेरे साथ क्योंकि एक बलोच दोस्त था तो उसने कहा पानी तो नहीं लेकिन पेप्सी है। तो उसने कहा ये क्या होता है? उसने बताया कि ये शरबत है। अच्छा। 2009 में उनको पेप्सी का नहीं पता था। ठीक है जी। अब वो जब हमने उनको दिया तो उन्होंने आगे से वॉमिट कर दिया, क्योंकि वो गैस होती है, वो उनको आदत नहीं थी। खैर हम चले गए आगे, वो भी बेचारे पैदल जा रहे थे खरामा खरामा। 2 घंटे के बाद जब हम वापस पलटे तो वो भी रास्ते में आ रहे थे। तो उन्होंने फिर गाड़ी रोक ली। उन्होंने कहा साहब वो शरबत तो दे दो। तो अंदाज़ा करें किसने दूर रखा उनको। इनकी औरतों के साथ क्या होता है, इतना जुल्म होता है। वो बेचारे वहाँ अस्पताल नहीं है, कोई जगह मौजूद नहीं है डिलीवरी के लिए। अक्सर जो है वो औरतें ऊँटों पे बैठ के वहाँ डिलीवरी करती हैं, मर जाती हैं बेचारी, खून के ज़िया से मर जाती हैं। मतलब ये वो चीज़ें हैं। अपने ही लोगों ने आपको डिप्राइव्ड रखा है सर। इसी को भाग जाते हैं, अफगानिस्तान में चले जाते हैं, अहमद कबाइल के पास चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो है वो अब तो खैर बॉर्डर मैनेजमेंट बेहतर हो गई। दूसरी तरफ जो है ईरान चले जाते हैं, सिस्तान के अंदर, क्योंकि ये बलूचिस्तान। और फिर साफ सी बात है, बलूचिस्तान का एक ग्रेटर बलूचिस्तान का ख्वाब है ना। 2006 में कौन था वो आदमी जिसका नाम था कर्नल रैल्फ पीटर? उसने कौन सा नक्शा बनाया था? ब्लड बॉर्डर्स, खूनी जो बॉर्डर सरहदों के नाम से। और ये कहीं और नहीं, अमेरिकन डिफेंस जनरल के अंदर छपा था, जो दुनिया का सबसे बड़ा दिफाई मैगजीन है, उसमें छपा था। ऐसे ही छप गया था। उसके अंदर बाकायदा एक ग्रेटर बलूचिस्तान बताया गया। उसके अंदर जो है जिनापुर वाला जो नक्शों की बात होती है, ब्रिगेडियर आसिफ हारून करते हैं, वो क्या करते हैं, वो जिनापुर का वो कराची को अलहदा करना चाहते थे। वो एक ग्रेटर मकसद है उनका। उसके अंदर आप देख लें कि उन्होंने इराक के अंदर काम किया, उन्होंने सीरिया में किया, उन्होंने जो है वो लिबिया में किया। तो ये उसी का एक शाखसाना है, उसी ग्रेटर प्लान का एक जो है पार्ट है, जिसमें बलूचिस्तान को आज़ाद रियासत करनी है। 44% ऑफ पाकिस्तान बलूचिस्तान है। ईरान के अंदर जो ट्रबल्ड एरिया है वो भी सिस्तान और बलूचिस्तान के नाम से पहचाना जाता है। कुछ एरिया जो है वो अफगानिस्तान का है। ये है ग्रेटर बलूचिस्तान का नक्शा। वेल प्लान जो है वो चलती आ रही है, वेरी वेल प्लान्ड। और क्या मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में बाकायदा यूएन के अंदर क्या डोजियर हमने नहीं पेश किया उसमें, जिसमें बाकायदा बताया गया कि इंडियन की इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर मौजूद है। और उनको बाकायदा इंडिया का और अमेरिका का गठजोड़ किसको नहीं पता, उनका ब्लू आइड है। अच्छा सर, इसी को कंटिन्यू करना चाहूँगी, जैसे आपने भी कोट किया और कुछ हमारे और जो सरबराहान हैं वो भी इसको कोट करते हैं कि बलूचिस्तान के जो मिसिंग पर्सनस के लोग हैं ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में भी पाए गए, और विद फैक्ट्स एंड फिगर्स वो ये चीज़ें जो है वो कोट करते हैं। इस बात में कितनी सदाकत है? बिल्कुल सदाकत है, ना वाली तो कोई बात ही नहीं है। जनरल सरफराज शहीद थे, DGMI रहे पाकिस्तान के, और बहुत अच्छे आदमी थे, अल्लाह उनके गरीक़ रहमत फरमाए। वो तो बहरहाल शहीद हैं। मेरे वालिद के साथ ही उनकी जो है वो कब्र है, और मैं जब जाता हूँ तो उनके लिए भी दुआ करता हूँ। और मेरी उनके साथ अच्छी उनकी मेहरबानी थी, उनका बड़ापन था, मुझसे वो बात करते थे। तो जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने फिर मुझे बलूचिस्तान के जो मिसिंग पर्सनल की हकीकत, क्योंकि मैं कॉलम निगार भी हूँ, लिखता हूँ अंग्रेज़ी उर्दू अखबारों में, तो मैं उनसे जब पूछा तो हैरान कुन बातें जो कि मतलब आदमी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। ये इतने जालिम हैं, इन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है और इतने ब्रूटल हैं। अभी जो तुर्बत से डायरेक्ट कोयटा की सड़क है, हालांकि वो तकरीबन 5 घंटे का मुसाफत है, लोग उसको नहीं इस्तेमाल करते। लोग वहाँ से जाते हैं, तुर्बत से जाते हैं पहले कोस्टल हाईवे पे कराची से फिर जो बलूचिस्तान का नसीराबाद के ज़रिए रास्ता है, उसके ज़रिए कई घंटों में ऑलमोस्ट पूरे एक दिन की मसाफत तय करके जो है वो वहाँ पहुँचते हैं। और वो 5 घंटे नहीं जाते, क्योंकि बाकायदा आ जाते हैं। इंडियन बैकिंग इनके पास मौजूद है, इंडियन असला इनके पास मौजूद है, इनको बाकायदा सैटेलाइट इमेज जो है वो फराम किए जाते हैं, इनको जो है बाकायदा प्लानिंग की जाती है, इनकी ट्रेनिंग दिलवाई जाती है। क्यों नहीं ये बात सही? क्या स्लीपर सेल जो थे कुलभूषण यादव कहाँ आया?
कुलभूषण यादव ने किसको ट्रेन किया? कुलभूषण यादव की बुनियाद जो थी वो बलूचिस्तान में क्यों थी? समझे ना इस सारी बात को। तो फिर इसका मतलब यह है कि जो उसके मल्टीपल स्लीपर सेल्स थे जिनको उसने एक्टिव किया था, वो चाहे अल्लाह नज़र बलोच के हवाले से हो, वो दीगर इस किस्म के जो दहशत गर्द हैं उनके हवाले से हो। अभी मेरे ख्याल में जो सरफराज बंगल रही और दीगर का जो हमने जिस तरीके से कौमी धारे में शामिल किया, ये बड़ा एक मेरे ख्याल में लैंडमार्क विक्ट्री थी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की। और फिर इससे पहले जो हमने ऑपरेशन किया और जिसके अंदर गुलजार इमाम शंबे को जो है पकड़ा, माय गॉड, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी की इतनी बड़ी कामयाबी, उसको हमने हाईलाइट ही नहीं किया। दुनिया के अंदर तो इस पे फिल्में बन जाती, उनकी थर्ड रेट इंडियन की फिल्में, वो जो उनको शर्म नहीं आती कि वो फाइटर बनाई। अभिनंदन वाले इशू को उन्होंने कितना वो अभिनंदन की तो अभिनंदन करके हमने भेज दिया उसको, तो मतलब उससे ज्यादा उसकी और क्या बेइज्जती होती। और वो जाके जो है वो फाइटर बना रहे हैं और उसको हिस्ट्री को ही पलट रहे हैं। भाई पूरी दुनिया ने देखा कि वहां क्या हुआ और उसको एक्नॉलेज किया गया। बहरहाल मकसद ये है कि ये तमाम लोग वहाँ टेररिस्ट मौजूद होते हैं, इनकी तादाद कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि बलूचिस्तान एक बहुत वाइड स्प्रेड इलाका है, पाकिस्तान आर्मी की जो डिप्लॉयमेंट है वो कुछ ऐसे है कि पूरे सूबे सरहद के अंदर एक कोर आती है, पूरे सिंध के अंदर एक कोर आती है, पूरे बलूचिस्तान में एक कोर है, और वो भी छोटी कोर्स हैं, मतलब एक पूरी फुल फ्लाइट कोर्स नहीं है। और साथ जो है फिर ज़ाहिर है अब एफसी की सपोर्ट आ गई और बाकी, लेकिन वैसे और बाकी पूरा जो है वो पंजाब में तकरीबन 7 कोर जो हैं वो पंजाब के अंदर डिप्लॉयड हैं। अब देखिए कि इसका मतलब है हमारा मेन थ्रेट जो है वो तो ईस्ट से है, हमें ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, इंडिया के बॉर्डर के ऊपर है, जो तकरीबन 3600 किलोमीटर के करीब है। अब बलूचिस्तान के अंदर जो है वो हमारी फ़ौज देखिए ना 44% इलाका है, गारें हैं, मुख्तलिफ बैरन इलाके हैं, पानी नहीं मिलता। वो कहते हैं सोल्जर्स ने मज़े किए हैं जी, सोल्जर्स ने मज़े किए हैं। जो ये कहते हैं ना सोल्जर्स ने मज़े किए हैं, उनसे कहें आए मेरे साथ चलें 2 दिन की मुसाफत तय करते हैं, आए मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखाता हूँ सोल्जर जो मज़े कर रहे हैं वो आपके भी नसीब में हो। अगर आप वहाँ 1 घंटा भी गुजार गए ना तो आप मेरा नाम अब्दुल्ला गुल ना रखना। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमारी फोर्सेस डेफिनेटली अपना खून पसीना दे रही हैं वहाँ, खून पसीना, पीने का पानी नहीं है, जिधर जानवर पानी पी रहे हैं वहाँ वो बेचारे पानी पीते हैं हमारे सोल्जर्स। मैं कहता हूं कोई गर्मी है बलूचिस्तान में आपके ख्याल में, जिस जगह पे वो पत्थरों और पावर रात को भी वहां चैन नहीं आता। भाई पत्थर गर्म हो जाते हैं, सर्दी दोनों ही, और फिर हब्स और जो कोस्टल एरिया वो इतना मुश्किल इलाका है, और फिर वहां इतनी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं। एंड देन यू डू नॉट नो, लोगों के चेहरे पे तो नहीं लिखा ना कि मैं, देखें फौजी का तो पता चलता है, यूनिफॉर्म पहना हुआ है, दूर से पता चल जाता है, आइडेंटिटी है। एक बलोच है, उसने सर पे पगड़ पहना हुआ है, वो अपना आ रहा है, वो अब क्या पता कि अंदर से अभी उसने खुद कुछ कर लेना है। ये है। और फिर उन्होंने अब अपनी औरतों को जो है वो मजीद ब्रिगेड और वो सारा वो जो कराची, देखिए ना बुनियादी प्रॉब्लम है सी पैक की। सी पैक जो है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पाकिस्तान से हो के जो है बलूचिस्तान, समझे, वही स्टार्टिंग पॉइंट है। तो प्रॉब्लम कहाँ है आप मुझे बताइए, ये सारी दहशतगर्दी केपी में और बलूचिस्तान में क्यों हो रही है? क्योंकि 2 पॉइंट्स हैं, एक वो जो सेंट्रल एशिया को वहाँ से कनेक्ट कर रहा है और एक केपी से कर रहा है, दोनों इलाकों को जो है गड़बड़ रखो। और उनके पीछे कौन बैठे हुए हैं? 4.5 लाख असला, इससे ज़्यादा लाए लेकिन 4.5 लाख असला अमरीकी लेके आए, 3 लाख पाकिस्तान वहाँ अफगानिस्तान में छोड़ के गए। क्यों? दोहा मुज़ाकरात का गारंटर कौन था? हम तो नहीं थे ना दोहा मुज़ाकरात में, तो कौन था? किसके माबैन बात हुई? क्या ज़ल्मे खलीलज़ाद उसके दरमियान में और अब्दुल गनी बरादर के दरमियान में मुज़ाकरात नहीं हुए थे? तो हु इज़ द गारंटर? क्या वजह है इंडिया के 5 जो कौंसल खाने थे वो अफगान बॉर्डर के ऊपर जो है अफगानिस्तान में सोना निकल आया था? तो 5 कौंसल खाने क्यों बनाए? वहाँ सर्विंग ब्रिगेडियर बैठ के जो है वो क्या कर रहे थे? वहाँ बाकायदा कुन्नड़ के अंदर एक 90 जगह बनाई गई। आप ये देखें 90 का ताल्लुक आप देखें, 90 ज़रा कुछ समझें, पाकिस्तान में भी एक 90 होता था, एक 90 जो है, और फिर कराची में बोरी बंद लाशें और वो भत्ताखोरी और वो सारा, और 90 बनाया गया। मलाला यूसुफजई के ऊपर जब लोग आए तो वो कहाँ से आए? कुन्नड़ से आए।
और कुन्नड़ के अंदर वो जो आगे सूबा नूरिस्तान में जगह है नौम, जहां बाकायदा मोसाद, रॉ और एनडीएस का बदनामे ज़माना दफ्तर मौजूद था, वहां ट्रेनिंग सेंटर मौजूद था। वो वहां क्या कर रहा था? इंडियन की आशीर्वाद थी पूरी।